आपने कांग्रेस क्यों चुनी? ऑप्शन तो भाजपा का भी होगा उस समय। राहुल गांधी जी इतने योग्य नेता हैं। राहुल गांधी जी जितना पदयात्रा किए हैं देश में, पहले नेता हैं। गौठान योजना, उसको भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर बंद करवा दिया। जब गौ माता गौठान में उनको जगह मिल गया, रहने लग गए, तो ये लोग जानबूझ करके गौठान को बंद किए। धान में 3100 रुपए का जो बोनस था और महतारी वंदन योजना, ये दो अनाउंसमेंट को लेकर भाजपा ने छत्तीसगढ़ में आपको पटकनी देके सरकार बना दी। जो अभी मौजूदा सरकार जो आंकड़ा बता रही है या दे रही है, उससे ज्यादा का प्रॉमिस आप करेंगे या नहीं? अगर 10 दिन के अंदर किसानों की कर्जा माफ नहीं होती है तो कोई भी सीएम रहे, मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। भाजपा के ऐसे 2 पॉइंट जिससे कांग्रेस को सीखेगी। भारतीय जनता पार्टी झूठ को सच बनाने में माहिर है। अभी भी हाल ही में आपने देखा होगा दीपक बैज और टीएस बाबा के बीच जो बयानबाजी हुई, आपका क्या स्टैंड रहता है ऐसे बयानों को लेकर? देखिए, अब प्रदेश स्तर के ऊपर मैं नहीं बोलना चाहूंगा। सरकार बनी तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? सत्ता बदली, सरकार बदली, लेकिन नहीं बदला तो एक चेहरा, खल्लारी का वो लाल जिसको जनता ने एक नहीं बल्कि 2-2 बार अपनी पसंद बनाया, और वो भी तब जब कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज अपनी विधायकी तक नहीं बचा पाए। नाम भगवान कृष्ण वाला और अंदाज ठेठ छत्तीसगढ़िया वाला। IBC 24 डिजिटल पर मैं स्वागत करना चाहूंगा खल्लारी से कांग्रेस के विधायक द्वारिकाधीश यादव जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो एक कॉम्प्लीमेंट मैं आपको दे दूं कि आपसे बात, वैसे तो विधायक की पोजीशन सब जानते हैं बहुत बड़ी होती है और एक रौब, एक रुआब होता है, लेकिन आपसे बात करके एक अपना सा महसूस होता है कि अपनापन का एहसास होता है। तो जो जिससे भी आपके बारे में बात करो, और फिर जब आपसे अलग से बात करने का मौका मिला तो जो सरल स्वभाव की बात निकल कर सामने आ रही थी वो बिल्कुल सच है, लेकिन नाम बड़ा भारी है, द्वारिकाधीश। तो कभी बचपन में आपको इस भारी भरकम नाम के लिए स्कूल कॉलेज में कुछ इसका कोई रोचक किस्सा है? बचपन में आपको क्या नाम से बुलाते थे? देखिए, मेरे पापा जो हैं जी। नाम तो रखे माता पिता द्वारिकाधीश यादव जी। लेकिन ज्यादातर मुझे धीस करके बुलाते थे। धीश? धीस। अच्छा। धीस, सुनो, धीस, आओ, धीस, इसको ऐसा करना है। तो नाम की महत्व तो बाद में मुझे ऐसा लगा कि जिनसे मिलता हूँ और लोगों के बीच मेरे नाम को पसंद करते हैं, तो मैं इस बात से खुश होता हूँ कि मेरे माता पिता नाम बहुत अच्छा रखे। लेकिन स्कूल में इतने भारी भरकम नाम पे अक्सर लोग चुटीला अंदाज लेते हैं या कोई निकनेम बनाते हैं, तो स्कूल में आपको किस नाम से पहचाना जाता था या बुलाया जाता था? मिडिल स्कूल में कुछ मेरे मित्र थे जो पिता की तरह धीस बोलते थे जी। और जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो हमारे प्राचार्य थे लक्ष्मी शंकर मिश्र जी। वो जब भी आते थे क्लास में तो मेरे नाम की वजह से जरूर बोलते थे द्वारिकाधीश यादव या फिर बोलोधीश। वो भी ऐसा बोलते थे। ये था। अब स्कूल की बात निकल ही गई है तो जरा विधायकी के पहले वाले दिनों की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, बचपन की बात करते हैं। किस स्वभाव के थे आप? बदमाश थे, पढ़ाकू थे? किस तरीके का आपका स्वभाव हुआ करता था? प्राइमरी स्कूल तक के थोड़ा सा था मैं बदमाश, हाँ बोल सकते हैं, हल्का फुल्का। लेकिन 5वीं क्लास तक के मेरा पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान, मिडिल स्कूल 8वीं से थोड़ा राजनीति की ओर बढ़ गया मैं। 8वीं क्लास में मैं ग्रामीण अंचल से होते हुए भी हड़ताल का अल्टीमेटम दिया था शिक्षक की कमी में। अच्छा। और उसका परिणाम ये रहा कि हड़ताल के पहले ही हमारे स्कूल में व्यवस्था हो गई थी। उस समय थाना प्रभारी और बीओ आए और हड़ताल की नियत तिथि से पहले ही जो समझौते की बातें चलती है
वो बातें हुई और उसका परिणाम आया कि हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और काम हो गया। हाँ, शिक्षक की व्यवस्था हुई। हाँ। उसके बाद हाई स्कूल में उप कैप्टन भी बना, मैं चुनाव लड़ा था। फिर बहुत जल्दी मैं एनएसवाई में गया। एनएसवाई के बाद सेवा दल का शहर अध्यक्ष भी रहा मैं, युवक कांग्रेस का शहर अध्यक्ष रहा, युवक कांग्रेस का ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष रहा, फिर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बना। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के बाद मैं किसान कांग्रेस का प्रदेश महामंत्री भी रहा और विधायक बनने के बाद भी मैं प्रदेश महामंत्री रहा, धमतरी जिले का प्रभारी रहा। लेकिन मेरी शुरुआती राजनीतिक जीवन से ही मैं संगठन और जनप्रतिनिधि के रूप में, कुछ व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनने के बाद संगठन की ओर जिम्मेदारी नहीं लेते या जिम्मेदारी काम नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं। मैं शुरुआत में जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता था जब मेरी उम्र 22 साल की थी, लेकिन दुर्भाग्य से आरक्षण का शिकार हुआ मैं। ग्राम पंचायत का सरपंच, चूंकि मैं ग्रामीण अंचल से निवासरत था, तो चुनाव तो मैं ग्रामीण में ही लड़ता। तो हुआ ये कि सरपंच आदिवासी के लिए आरक्षित हुआ और जिस जनपद पंचायत सदस्य के रूप में मैं चुनाव लड़ना चाहता था वो महिला के लिए आरक्षित हुआ। तब जाके मैं अपने जो रिश्तेदार भैया थे उनके यहाँ की भाभी को मैं चुनाव में उतारा और भारी बहुमत के साथ वो चुनाव जीती और मेरे पास आरक्षण की केवल और केवल मेरा वार्ड बस था जिससे मैं निर्विरोध बना। फिर उप सरपंच भी बना। तो युवक कांग्रेस के दौर में मैं उप सरपंच। नहीं तो आपने कांग्रेस क्यों चुनी? ऑप्शन तो भाजपा का भी होगा उस समय। देखिए, कांग्रेस विचारधारा, जिस पार्टी ने देश को आजाद कराई, आज हम जो चुनाव लड़ रहे हैं और स्वतंत्र भारत की नागरिक हैं, तो कांग्रेस की देन है, न कि भारतीय जनता पार्टी। परिवार का भी यही मानना था? पिताजी भी यही मानते थे? मेरे पिताजी कांग्रेसी विचारधारा के थे। तो जो समझ के साथ युवा राजनीति में आएगा वो कांग्रेस को ही चुनेगा। बहुत सारे युवा साथी राजनीति में कैसे आते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैं कांग्रेस पार्टी का, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ या एनएसवाई का अध्यक्ष हूँ, कोई पड़ोसी या साथी या दोस्त यार को मैं रैली में ले आऊँगा या युवा कांग्रेस का सदस्य बना लिया, तो कुछ बेगर सोचे भी दोस्ती यारी संबंध में जुड़ जाते हैं और कुछ जो है समझ के आते हैं। तो मेरे हिसाब से शुरुआती राजनीति में जो अध्ययन करके आएगा वो कांग्रेस को चुनेगा। और भारतीय जनता पार्टी में आज के कुछ युवा गए हैं, वो उनकी जो भ्रामक शैली है, गुमराह करने की शैली है, हकीकत कुछ और है, दिखाने की बातें कुछ और है, तो गलत ढंग को सही स्वरूप देने में माहिर हैं, जबकि हकीकत कुछ और होता है। 8वीं से आपने शुरुआत कर दी थी एक तरीके से जनप्रतिनिधित्व की, चाहे अपने साथियों का करना हो या फिर जनता की बात करनी हो। पिताजी का क्या योगदान रहा? वो भी आप ही के जैसे सरल स्वभाव के थे या थोड़े से कठोर दल के थे, क्या थे? मेरे पिताजी सरल स्वभाव के थे। मेरे पिताजी राजनीति में आए ऐसा नहीं चाहते थे। मेरे पिताजी की राजनीति में आने से खुश भी हुए, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता था कि मैं LLB करूं और वकील बनूं। तो 8वीं में उन्होंने बोला नहीं कि ये सब क्या कर रहे हो, अभी से डांट वाट नहीं पड़ी जब आपने ये सब हड़ताल की धमकी दी? तो नहीं, मेरे पिताजी डांटे नहीं, वो समझ रहे थे। बल्कि जो थाना प्रभारी आए थे, वो मेरे पिताजी के मित्र थे। तो जाने से पहले वो मेरे नाम वाम पूछने के बाद मेरे पिता के बारे में पूछे।
तो मैं बताया अपने पिताजी का परिचय, तो थाना प्रभारी जी ज़रूर बोले मेरे को, आपके पिता तो बहुत सज्जन आदमी हैं, तुम किस लाइन में जा रहे हो? तो मैं बोला सर लाइन गलत नहीं है, मैं तो सही बात के लिए उठाया। और मैंने उस समय तर्क दिया था, क्यों आंदोलन करना चाहते हो? तो मैं बोला कि आंदोलन इस बात के लिए करना चाहते हैं कि शिक्षक की कमी है। चूँकि हम ग्रामीण अंचल में, हमारी जन्मभूमि है, हमारा गाँव ग्रामीण में है और ग्रामीण का मिडिल स्कूल है। मैंने शहर का उदाहरण दिया था कि शहर में इतने बच्चे के पीछे इतने टीचर्स हैं। तो वो अच्छा, बात इतनी रिसर्च आप करके बैठे थे? हाँ, करके बैठा था। हाँ। चूँकि नज़दीक में 2 शहरें थी, हाँ। वहाँ से हम पता कर लिए थे कि वहाँ कितने बच्चे हैं और कितने टीचर हैं। अरे वाह! उस समय मैडम कम थी और उस समय महिलाएँ थोड़ा शिक्षा विभाग में भी कम था, आज से हाँ। तो उनकी रेशो ज़्यादा है। हाँ। तो जब फिर हमारे आंदोलन में जो बातें हो रही थी व्यवस्था की, उस समय एडीआईएस हुआ करते थे, उनको लेके आए थे। तो ग्रामीण अंचल के मिडिल स्कूल का ही एक टीचर को कर रहे थे, जिसमें मैंने आपत्ति किया। वो शहर में ज़्यादा है, वहाँ का होना चाहिए। आखिर वो ग्रामीण के बच्चे हैं, उनके साथ भी वही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। तो ये भी शर्त पूरी हुई थी। तो थाना प्रभारी जी को मैं बोला कि सर हम तो टीचर मांग रहे हैं, टीचर मांग रहे हैं इसके मतलब हम पढ़ना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारे ग्रामीण अंचल के भी हमारे भाई बहन पढ़ें। तो अब तो शहर ग्रामीण की थोड़ी सी कम हो गई, दूरी कम हो गई है और परिभाषा भी बदल गई है, क्योंकि और अब वो महीन रेखा हो गई है, ग्रामीण बाउंड्री। अंचल में भी हाँ। बहुत सारी सुविधा हो गई। हाँ। पहले शहर और ग्रामीण की खाई हाँ, बहुत बहुत बड़ी थी। हाँ, सही बात है। ये आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं, पढ़ना चाहते थे, आपने अभी बताया कि पिताजी भी चाहते थे कि लॉ करे मेरा बेटा। लेकिन क्या सर, मैं फिर? बाद में मैं युवा कांग्रेस एनएसवाई में ज़्यादा टाइम देने लगा। मेरी इच्छा इसी लाइन में बढ़ने लगा। तो आपकी पढ़ाई मेरे ख्याल से हायर सेकेंडरी तक जी। थी। जी। तो उसके बाद कभी नहीं सोचा कि पढ़ लूँ या आगे की नहीं, पढ़ाई कर उस लूँ या पोस्ट उसके बाद ग्रेजुएशन? मैं सक्रिय राजनीति में आ गया हुँ। और मेरे को ऐसा लगा मैं इसी लाइन में बढ़ूँ। इससे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल निकलता है, सक्रिय राजनीति में पढ़ाई का कितना हस्तक्षेप होता है? जी। क्या लगातार ये टॉपिक्स निकल के सामने आते हैं कि भाई एक पढ़ा लिखा नेता चाहिए, पढ़ा लिखा नेता चाहिए। पहले तो इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, और दूसरा कहाँ तक, मतलब भाई पढ़ा लिखा कहाँ तक पढ़ा लिखा? पोस्ट ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो या हायर सेकेंडरी सफिशिएंट होता है क्या? आपकी परिभाषा क्या है? एक मतलब पॉलिटिक्स में आने के लिए एक नेता को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए या उसकी आवश्यकता ही नहीं है? देखिए, शिक्षा तो एक ऐसा क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र में शिक्षा जितनी ज़्यादा हो वो सही है। अपन ये नहीं कह सकते कि इतना पढ़ा लिखा आदमी राजनीति के लिए पर्याप्त है। जैसे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जिस स्तर की पढ़ाई किए हैं, तो उनकी लेवल है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के जो शिक्षा है, शायद देश में पहले नंबर की शिक्षा उन्हीं की होगी, जितने भी हमारे देश में नेता हैं। लेकिन मैं शुरुआत में इसीलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार कैसे करती है। हकीकत में देश के प्रधानमंत्री की शिक्षा हमारे राहुल गांधी के सामने, सामान्य भाषा में बोलेंगे तो 50% भी नहीं, लेकिन प्रसारित कैसे किया गया। लेकिन आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ, हायर सेकेंडरी वाले भी राजनीति कर लेते हैं और कम पढ़ा लिखा आदमी भी राजनीति में मेहनत समझ, राजनीतिक जीवन के बाद भी आदमी पढ़ता है। हाँ, लोगों को पढ़ता है। लोगों को पढ़ता है। हाँ। ज्ञान की कई तरीके हैं। हाँ। आप सुन के भी आप ज्ञान हासिल करते हैं। जैसे आप अच्छी बात बोल रहे हैं जी। तो उस बात को मैं अपने आप में, अपने दिमाग में बिठा के वो एक तरह से उसको ज्ञान प्राप्त करना बोल सकते हैं। अखबार हो, कोई अच्छे पुस्तकें हैं, या आप
कानून के भी किताब पढ़ सकते हैं, पंचायती राज अधिनियम पढ़ सकते हैं, जितने शासन के विभाग हैं, जो अधिनियम की पुस्तकें वकील पढ़ता है उसको आप भी पढ़ सकते हैं, जिसको अफसर पढ़ते हैं उसको हम भी पढ़ सकते हैं। तो पढ़ाई बाद में भी किया जा सकता है, और पढ़ाई तो ऐसा है कि जीवन भर आप पढ़ सकते हैं, और एक पढ़ा लिखा राजनीतिक व्यक्ति को भी रोज पढ़ना पड़ता है। हाँ, आपके एक और नेता हुए कवासी लखमा जी। जी। मैं पढ़ाई पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, मैं समझाता हूँ कि जब वो पूरा शराब घोटाला की बात निकल कर सामने आई तो उन्होंने कह दिया कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, अधिकारी जो फाइल मेरे पास लेकर आता था मैं हस्ताक्षर कर देता था। अगर ऐसा कोई परिदृश्य सामने आता है जहाँ पे नेताजी ये कह रहे हैं, अब जैसे आप हैं भाई, आप कह रहे हैं कि लोगों को हम बाद में भी पढ़ते हैं, अधिनियम हम बाद में भी पढ़ते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों को हम बाद में भी पढ़ते हैं। आप संसदीय सचिव भी रह चुके हैं, तो पढ़ाई से तो आपका वास्ता लगातार रहा, और जनता के मुद्दे, कानून, इन सब की बारीक जानकारी होना भी आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेरे ख्याल से यही कारण है कि 2 बार प्रचंड बहुमत से आपको विधायक चुन रही है आपकी जनता। तो ऐसे मुद्दे, और ये सिर्फ कवासी लखमा की बात नहीं है, कई नेता हुए, मतलब खुद प्रधानमंत्री का अगर हम कई बार पुराने भाषण देखें तो वो उनका भी यही कहना होता है कि भाई मैं इस तरीके से पढ़ता हूँ, कि ऐसे नहीं पढ़ता हूँ, इस तरीके से पढ़ता हूँ। कई ऐसे वायरल भाषण हुए। तो इसको आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं बतौर नेता, बतौर विधायक? देखिए, जनप्रतिनिधि परिवेश में पढ़ा लिखा तो हर क्षेत्र के लिए, मैं बोला राजनीतिक क्षेत्र के लिए हो, पत्रकार हो, चाहे अगर हर व्यक्ति पढ़ा लिखा होनी चाहिए, ये तो सही है। और आज के परिवेश में सब हर आदमी चाहता है, जो गरीब भी हैं वो भी चाहता है कि मेरा बेटा बेटी अच्छे लेवल की पढ़ाई करें और पढ़ा लिखा रहे। लेकिन हर चीज टॉप पे रहे ये संभव नहीं। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, टॉप भी रहेगा, मीडियम भी रहेगा, लो भी रहेगा। सही बात है। तो जनप्रतिनिधि अगर समझदारी से काम करता है तो कम पढ़े लिखे आदमी भी अच्छे राजनीति कर रहे हैं। और रहा सवाल कवासी लखमा का, तो मेरा जो मानना है, अभी तो आरोप है, आरोप सिद्ध हुआ नहीं है। ठीक बात है। उनको फंसाया गया है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विपक्ष के व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है, जांच होती है और प्रारंभिक कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन एक पत्ता का भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता पर दस्तखत करता है कि वो सारे आरोप, सारो अपराध खत्म हो जाता है। लालू यादव जी LLB हैं लेकिन आखिर उनको भी फंसाया गया, आरोप है उनके ऊपर। तो कवासी लखमा जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर फंसाया जा रहा है, बीजेपी फंसाया जा रहा है। पढ़ाई के क्षेत्र में स्कूल में नहीं पढ़ा है, लेकिन राजनीति में पढ़ा है। आप पत्रकार हैं, आप सदन में भी देखते होंगे और स्टेज में भी देखते होंगे। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति मुद्दा उठाते हैं वो मुद्दा वो भी उठाते हैं, और एक राजनीतिक व्यक्ति में जो सूझबूझ, जनता के हित में बात करना, लोगों के हित में बात करना, अपने अधिकार के बारे में, सारे बारे में वो भी करते हैं। जी, हमने तो चुनाव भी कवर किया था बस्तर में, जब चुनाव हो रहा था तो उस टाइम पे रात के 12-12, 1-1 बजे तक चुनाव के प्रचार में हम रहे उनके साथ। हमने देखा कि कैसे जनता को उन्हीं की भाषा में और अपने चुटीले अंदाज में वो कैसे मोहित करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। हम इस बात पर थे कि आप फिर राजनीति में आपने कदम कैसे रखा? भाई, छात्र राजनीति हो गई, उसके बाद फिर सक्रिय राजनीति में आप कैसे एंटर किए? देखिए, ये नहीं सोई कुछ ही दिन रहे, उसके बाद सेवा दल का शहर अध्यक्ष बना, मैं संगठन में काम किया, संगठन बनाया, और संगठन की में मुझे काफ़ी तजुर्बा है क्योंकि बचपन से उस काम में हूँ। तो संगठन के माध्यम से इतनी शक्ति मिली और इतने हमारे लोग जुड़े कि वही हमारी ताकत बनी। और संगठन में जब आप काम करेंगे तो
चुनाव में बहुत आसानी से जीत होती है। संगठन के माध्यम से हमारे साथी जुड़े हैं, हमारे साथ लोग जुड़े हैं, हमारे संगठन से जुड़े या लोगों के हित में हम काम कर रहे हैं। हम ऐसा सक्रिय राजनीति में आने के लिए के बाद सेवा दल से ही मैं 24 घंटा और कोई दूसरा काम नहीं किया। सेवा दल के शहर अध्यक्ष के बाद से मैं फुल टाइम राजनीति करता हूँ। आपसे कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को सीखना नहीं चाहिए कि संगठन को और ज्यादा मजबूत किया जाए? नहीं, कांग्रेस की टॉप लीडर के मार्गदर्शन में ही हम काम कर रहे हैं। हमसे क्या सीखेंगे? हमारे राहुल गांधी जी जितना मेहनत कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी आ भी रहे हैं। और राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, प्रदेश के हमारे शीर्ष लीडर मेहनत कर रहे हैं। मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद, वर्तमान में मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष हूं, क्योंकि महासमुंद जिले में 4 विधानसभा सीट है, 2 हमारे पास है, 2 बीजेपी के पास है। मेरे आकलन में मैंने अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन किया और नेताओं से किया कि दिन 24 घंटे में आप 5 मिनट भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता पार्टी के लिए कोई न कोई तरीके से काम कर दे, तो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में 42,000 से सरायपाली और 37,400 से खल्लारी से हम निर्वाचित हुए हैं। 2 सीट को भी इससे ज़्यादा बहुमत से हम जीतेंगे। और हमारी रणनीति वही है। संगठन अगर मजबूत है तो भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे प्रपंच हैं। नहीं तो फिर अगर संगठन मजबूत है और आप लगातार इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, तो फिर कहाँ चूक रह गई? कैसे कांग्रेस अपनी सरकार को बचा नहीं पाई? कांग्रेस की सरकार और वर्तमान की 2.5 साल की सरकार, जनता के सामने है, तुलना हो जाए। हमारी सरकार भले चली गई, लेकिन मतगणना के पहले छत्तीसगढ़ की बात नहीं, आप हरियाणा में भी बात करते, हरियाणा के पत्रकार मिलते, हरियाणा के इनके भी दल के आदमी से मुलाकात होती, तो हवा ये थी, काम की हवा थी कि वहाँ बोला जाता था कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस रिपीट है। चूक की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी झूठ को सच बनाने में माहिर है। और मैं जो समझा हूँ, कहीं न कहीं वो झूठ को सच के रूप में ऐसे परोसे कि छत्तीसगढ़ की मतदाता धोखा खा गई। 2.5 साल में छत्तीसगढ़ के लोगों का कितना विश्वास और सरकार से कितना खुश थे, आज कितना खुश हैं, कितना नाराज हैं। और कोई भी क्षेत्र में देख लीजिए, यूपी बिहार को एक समय देश में अपराध के लिए जाना जाता था, आज छत्तीसगढ़ की स्थिति जिसको देश में सर्वाधिक भाईचारा के रूप में, अगर भारत देश तो भाईचारा के नाम से पूरे विश्व में भारत देश है, लेकिन भारत देश में सबसे ज्यादा भाईचारा अगर कहीं देखने के लिए मिलता था तो वो रहा है छत्तीसगढ़। आज छत्तीसगढ़ अपराध की गढ़ बन चुकी है। ऐसे ऐसे समाचार पढ़ने को देखने को मिलता है, पिता जो है अपने बेटे के जवान बचपना में अपने आप से ज़्यादा बेटे को प्रेम क्या करते थे, अब कर भी रहे हैं, लेकिन पिता बेटा का हत्या कर रहा है, बेटा पिता का कर रहा है। माँ अपने जीवन में बेटा या बेटी से बढ़ के उसके लिए कुछ बट इसका कारण क्या है? क्योंकि ये तो अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ना, ये तो ऐसा है कि समाज में जो इसका कारण है कि एक तो बहुत बड़ा कारण बेरोजगारी है, दूसरा जो शासन से प्रतिबंधित नशाएं हैं। आप कभी भी औसत देखेंगे घटनाएं की, तो उस नशा से कहीं ज्यादा अपराध बढ़ रहे हैं, जिसको सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही। नशा बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, इसको सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही। इस वजह से आपको लगता है कि भाई अब बेरोजगार आदमी सही समय में रोजगार पा जाएगा।
काम धंधे में लग जाएगा तो वो इस लाइन पे क्यों जाएगा। बेरोजगारी से याद आया कि खल्लारी विधानसभा जो क्षेत्र है, सबसे ज्यादा जो पलायन होता है वो आपके विधानसभा क्षेत्र से होता है। जो बच्चे हैं वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वहां जाके नौकरी करने को मजबूर हैं। क्या कारण समझते हैं कि इस आपके क्षेत्र से इतना ज्यादा पलायन क्यों हो रहा है? क्या मतलब रोजगार की और संभावनाएं थी, हम उसको पैदा करने में उतने सफल नहीं हो पाए? क्या कारण? देखिए, पलायन के अलग अलग कारण हैं। समझाइए जरा। मैं जो बोल रहा हूँ वो बेरोजगारों के ऊपर से बोल रहा हूँ, और मेरे यहाँ से जो पलायन होता है वो पलायन अलग है। कैसे समझाइए जरा। मैं आपको समझा रहा हूँ, वो जब मनरेगा नहीं आया था तो बारिश के दिन में खेती में मजदूरों को काम मिल जाता था। बारिश के बाद, फसल कटने के बाद मजदूरों को वो रोजगार नहीं मिल पाती थी जो हमारी गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार में मनमोहन सिंह जी के बनने के बाद मनरेगा आया, तब इनको पूरी साल मजदूरी मिल रहा है। देखिए, वो जो मजदूर पलायन करते हैं लगभग फसल नवंबर दिसंबर में करते हैं। तो एक तरह से इधर खेती में भी काम कर लिए, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश चले जाते थे और उनको बारिश तक के काम मिल जाता था। देखिए, अभी फिर वापस आ रहे हैं वो लोग। तो एक साथ जाके एक जगह बैठ के काम करते हैं, क्योंकि वहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं, मेहमान नहीं, कुछ नहीं, रोज काम करते हैं सुबह से शाम तक, तो कुछ अच्छे धनराशि वो लोग बचा के ले आते हैं। लेकिन वो जो आदत बना हुआ है पहले से, तो अब उनको ऐसा लगता है वहां ज्यादा कमा लेंगे करके जाते हैं। वो पलायन अलग है। लेकिन बेरोजगार खल्लारी की भी युवा पढ़ा लिखा है। आज के डेट में एमए पास किया हुआ व्यक्ति, बीएससी एमएससी हैं और कई तरह की डिग्री लिए हुए हैं, उनको भी नौकरी नहीं मिल रही। उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो ना तो ईटा भट्टा में काम कर पा रहे हैं, ना खेती में काम कर पा रहे हैं। स्वाभाविक है, पढ़ने लिखने के बाद उसकी मानसिकता में है कि मुझे नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए। और सरकार जो बातें करती है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, इस रोजगार के तरफ युवा आगे बढ़े। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये केवल मंच की बात है और मीडिया में है। धरातल में आंकड़ा पूछोगे तो लाखों में 100 नहीं पहुंचेगा। अच्छा, इतनी बुरी हालत है? यही है सच्चाई। कौशल, सरकार बोलेगी कि कौशल परीक्षण से रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश के आंकड़े निकालिए आप और बेरोजगारों के आंकड़े में देखिए आप। ये केवल और केवल अखबार है और मंच में बोलने की बात है। इस दिशा पर स्थायी कोई काम नहीं हो रहा है। 33,000 शिक्षक की भर्ती की पहले ही सत्र में भारतीय जनता पार्टी की सबसे वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी किए थे। अब अभी 5,000 का बात कर रहे हैं, 33 से 5 आ गए। आपके बारे में जब रिसर्च कर रहे थे तो काम को लेके बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई कि आपने अपने क्षेत्र में 800 करोड़ का काम करवाया है, और बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। लेकिन आपको अगर अपने टॉप 3 काम अपने क्षेत्र के बताने हो कि ये जो मैंने काम करवाया ये बहुत ही जरूरी था, जनता को इससे बहुत सहूलियत मिली, और यही कारण था कि दूसरी बार मुझे इतने हैवी मार्जिन से चुना गया, तो वो कौन से 3 काम होंगे जिनको आप आज गिनाएंगे? देखिए, मैं जो काम कराया हूं, फिर मेरे को सोचना पड़ जाएगा, केवल 3 में खत्म नहीं होगा। अच्छा, आप सारे बता दीजिए। नहीं, केवल 3 बोलूंगा तो फिर किसको पहला लूं, किसको दूसरा लूं, किसको तीसरा लूं, क्योंकि देखिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में कुछ गांव जंगल पट्टी सामान्य भाषा में बोलते हैं, वहाँ जंगल पट्टी के बच्चे 12वीं के बाद बाग बहारा एकमात्र कॉलेज था, तो वो लोग 12वीं तक के रुक जाते थे।
तो 12वीं तक रुक जाते थे, तो वहाँ पर मैं महाविद्यालय खुलवाया कोमा खान में। तो शिक्षक के क्षेत्र में एक बड़ा काम है। वहाँ पर उसी इलाके के लोग काफ़ी दूर से तहसील के लिए बागबाहरा आते थे, तो उनके लिए राजस्व कार्यालय खुलवाया, तहसील कार्यालय। गरीब बच्चों के लिए भी वहाँ पर आत्मानंद स्कूल खुलवाए। कोमा खान छोटा कस्बा था। जब सड़क चौड़ी होती है और सड़क अच्छी बनती है और लाइट वाइट का स्वरूप अच्छा रहता है, भाई शहर और गांव में अंतर यही है कि गांव में रात में अंधेरा रहता है और सड़क वड़क अच्छी नहीं रहती। हाँ। लेकिन उसको मैंने शहर का स्वरूप दिया, तो वहाँ पर व्यापार भी बढ़ा। रात में जाने से ऐसा लगता है कि बागबाहरा शहर में हूँ या महासमुंद शहर में हूँ। ये कोमा खान अंचल के लिए किया। उसके आगे जाएंगे तो नर्रा है। स्वास्थ्य के लिए मैं वहाँ पर 10 बिस्तर का अस्पताल खुलवाया। हालांकि इनकी सरकार में वो डॉक्टर पढ़ाई करने चले गए, लेकिन वहाँ पर मैंने खुलवाने का काम किया। वहाँ के हाई स्कूल को, हायर सेकेंडरी को तकनीकी के क्षेत्र में ऐसा काम करवाया था, सारी सुविधा, कि बच्चे अच्छे लेवल में गए। अब बागबाहरा में मेरे विधायक बनने के पहले केवल और केवल बागबाहरा ही ब्लॉक मुख्यालय ऐसा था जहाँ पर व्यवहार न्यायालय नहीं था। जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालय में है, लेकिन बागबाहरा में नहीं था। क्योंकि हाई कोर्ट से खुलता है तो डायरेक्ट राजनीतिक दखल तो नहीं होती, लेकिन जो एक विधायक को न्यायालय खोलने के लिए, जैसे पोर्टफोलियो जज होता है, उससे जाकर मैं मुलाकात किया, उसमें काफी संघर्ष था। हाँ। अब मैं उसको पहले कार्यकाल में किया या दूसरे पहले कार्यकाल में? हाँ। तो अब मैं स्पष्ट नहीं कहना चाहता। जिस न्यायालय से हमारे बागबाहरा न्यायालय खुलने से जो मामले वापस आते, उधर से प्रयासरत होता था कि बागबाहरा ना खुले। अच्छा। तो जैसे अपने मामले के लिए कोई आदमी वकील रखता है, वैसे हाई कोर्ट में मैं 2 फेमस वकील को लगाया, उनसे रिक्वेस्ट किया। एक तरह से मैं उनका मुवक्किल बन गया, समझिए। हाँ। और वो लगातार हाई कोर्ट में पैरवी करते रहते थे और कोर्ट खोलने का जो औपचारिकता है वो भेजवाते थे और इधर से मैं भेजता था। तब जाके बागबाहरा में न्यायालय खुला एक तरह से। उसके लिए मेरे को 2 अच्छे फेमस वकील रखने पड़े थे, क्योंकि जज के पास मैं जाके मिल नहीं सकता था। हाँ। जिनसे मैं दायरे में जिनसे मिल सकता था उनसे मैं मिला। हाँ। उसकी वो अपना काम कर दिए, लेकिन ऊपर की जो काम में थे चीफ जस्टिस से, तो उसके लिए फिर मैं वकील रखा। बहुत मेहनत लगी। बहुत। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पहला कार्यकाल या दूसरा कार्यकाल, क्योंकि मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपने जो काम करवाए हैं। बागबाहरा महाविद्यालय में मैं 500 बच्चों की दर्ज संख्या बढ़वाया, जिससे एक लगभग कॉलेज के स्वरूप खुल गए। दर्ज संख्या बढ़ने से वहाँ पर प्रोफेसर ऊपर कर दिए, बिल्डिंग बन गई। इस तरह से जैसे बागबाहरा में स्थिति ये थी, मेरे विधायक बनने के पहले लोग नवापारा जाते थे उड़ीसा। तो जब मैं बागबाहरा के हॉस्पिटल में स्टाफ व्यवस्था, डॉक्टर और 50 को 80 बिस्तर, तो उसका परिणाम तो ये रहा कि हमारे क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहे हैं। अब उड़ीसा के लोग भी बागबाहरा इलाज कराने के लिए आए। अच्छा। और इससे मेरे को खुशी हुई। हमारे राहुल गांधी जी जब सरकार हमारी बनी, तो राहुल गांधी जी, और जहाँ भी हमारी सरकार बन रही, तो हमारे राहुल गांधी जी शपथ समारोह में भी और बाद में भी एक बात बोलते हैं कि सरकार ऐसी होनी चाहिए कि सबको लगना चाहिए सरकार हमारी। मतलब साफ है कि सबके हित में काम होना चाहिए। और राज्य सरकार के लिए एक बार
किसी मंच में, मंच याद नहीं आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी बोले थे प्रदेश सरकार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे काम करना चाहिए कि पड़ोसी राज्य के लोग भी वहाँ पर इलाज कराने आए। और राहुल गांधी जी जो बोले थे वो मेरे विधानसभा में हुआ, इस बात का अरे खुशी वाह मुझे। जी। तो ये आपके कार्यकाल में जब पहले कांग्रेस की सरकार हुई और फिर दूसरे बार अब भाजपा की सरकार है, क्या फर्क महसूस होता है? क्या काम को लेके कुछ दिक्कतें आती है या कहीं काम फंसता है या पहले दिक्कतें थी अब नहीं है? कैसा है आपका वातावरण बेसिकली अभी? देखिए, सच्चाई तो ये है, हाँ। केवल मैं कांग्रेसी विधायक हूं करके नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, विधायक है, सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार की नीयत नहीं है कि विकास हो। और दूसरी बात, सरकार एक ही बात बोलती है, धन राशि नहीं है सरकार के पास। चलिए, हम तो कांग्रेस के हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक सदन में, बाहर में सब एक दूसरे से मिलते हैं। एक भी ऐसा विधायक नहीं है जो राजनीतिक या पार्टी की मजबूरी को हटा के पूछ लीजिए जाए व्यक्तिगत, तो वो स्वयं बोलेगा हमारी सरकार में कोई विकास नहीं हो रही। और चलिए, अगर वो नहीं भी बोला तो आप पत्रकार हैं, हमारे 2.5 साल में आप घूम लीजिए, खल्लारी क्षेत्र में हो चाहे और भी हमारे विधायक साथी रहे, और आप स्वयं निकाल लीजिए, हमारे 2.5 साल का इनका 25% नहीं आएगा। अच्छा। और चूंकि हम विपक्ष में हैं, तो हम कांग्रेस की सरकार में ज़्यादातर विकास या जनता के हित में दलगत राजनीति को कम किया जाता है। ये दलगत राजनीति करते हैं, लेकिन विधायक के पास 3 तरीके होते हैं। हमारे क्षेत्र की जनता की बहुत ज़्यादा मांग है, तो उसके लिए या तो हम सड़क में आंदोलन करेंगे संगठन के साथ, सदन में याचिका लगती है, नीतिगत याचिका में विधानसभा में जांच में ये आता है कि वास्तव में आवश्यकता है, तो सरकार को काफ़ी गंभीरता से लेकर के उसको स्वीकृत करना चाहिए। सदन में भी मांग करते हैं, सड़क के क्षेत्र में भी हम अपनी सरकार में पर्याप्त काम किए, सिंचाई के क्षेत्र में काम किए हैं, किसानों को असुविधा ना हो इसके लिए मैं पर्याप्त खाद गोडाउन, धान के खरीदी में चबूतरा, नज़दीक में अपना खरीदी केंद्र, नज़दीक में खरीदी केंद्र करने से एक बात होती है, सरकार को कोई बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आती। जिस सोसाइटी क्षेत्र में खुलता है धान खरीदी केंद्र, वहाँ पर पूर्व से ही कर्मचारी कार्यरत रहते हैं, वो प्रभारी हो जाते हैं, 10-20 बल्ब लगते हैं, बिजली खर्च 5-10 चौकीदार बढ़ जाते हैं। वही है, मान लो वहाँ पर कांटा करते हैं, वहीं करते हैं। मैं इस निष्कर्ष के साथ ज़्यादा खुलवाया, सरकार की खर्चे कम है, लेकिन किसानों की कितनी डीजल में बचत होती है। दूरी कम होने से आखिर किसान अपनी धान को लेके जाते हैं, तो एक गांव में कई लाख रुपए की डीजल लगती है जब दूर जाता है, जब नज़दीक आता है तो उनकी कितनी धनराशि बचती है। ये सब समझ के काम मैंने किया था। बहुत सारे काम हैं, 800 करोड़ का काम करवाना, वो भी विधायक। देखिए, सड़क और केवल जैसे बागबाहरा शहर है, सक्षम लोगों को मेरी झाल मिल जाता है या सक्षम आदमी मेरी झाल ही लेता है, लेकिन गरीब जाए कहाँ। लेकिन आज गरीब भी चाहता है मेरा बेटा बेटी की सगाई शादी कोई अच्छे भवन में हो। तो एक हाई कोर्ट में लंबित हो गया था 2.5-3 करोड़ की, मैं 2 ऐसे भवन बनाए हूँ जिसमें गरीब के बेटा बेटी का भी विवाह और सगाइयाँ सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। स्थिति ये है कि अब सक्षम लोग भी उस लेवल का वो बना हुआ है, और जो बन रहा है न्यायालय फाइनल होने के बाद, तो मेरा मानना है कि सक्षम लोग भी वहाँ पे शादी पर ब्याह करेंगे। माना जाता है कि आप बहुत अप्रोचेबल हैं, मतलब आपके क्षेत्र की जनता बहुत सीधे तरीके से आपके पास आके मिल लेती है, कहीं कोई संकोच का भाव नहीं दिखता
और जो उनको मांगे रखनी रहती है रख लेते हैं आपके सामने। कोई ऐसी कोई यादगार मांग है बहुत ही ऐसी जो ऐसा लगा हो कि अरे यार अब मैं इसको कैसे पूरा करूं? कोई ग्रामीण आपके पास आया हो, कोई किसान आपके पास आया हो, कोई ऐसी मांग जो बहुत यूनिक टाइप लगी हो? नहीं नहीं, देखिए मैं अपने क्षेत्र में विधायक और जनता अलग इस स्वरूप में नहीं रहता। हाँ। मैं अपने क्षेत्र में जैसे एक आम आदमी रहते हैं वैसे ही उनके साथ रहता हूँ, और मैं इस बात को बोलता भी हूँ, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के वो फार्म जो झूठ बोले, महतारी वंदन, मैं अपने क्षेत्र के जीतने के बाद तो धन्यवाद सभी देते हैं, लेकिन मैं अलग से धन्यवाद वहाँ की माताएं बहनें को देता हूँ कि खल्लारी के माताएं बहनें आप मुझे सामान्य भाषा में तुमन मोलापन बेटा भतीज भाई समझ के बटन ला इतना दबाए कि मैं जीते हूँ। अगर तुमन मोलापन बेटा भाई भतीज नहीं समझते हो, दूसरे तरफ चल गए वो एक ठो फार्म, तो शायद आज मैं विधायक के रूप में आए हूँ, आज विधायक के रूप में नहीं आ पाते हैं। तो मैं अपने आप को विधायक के स्वरूप में वहां पर न बात करता, लेकिन जनता तो मानती होगी ना आपको विधायक, आपसे जनता अपेक्षाएं तो होती होंगी, तो कोई तो ऐसा होगा मतलब। नहीं, तो मैं ये बोलता हूँ कि आप विधायक नहीं, परिवार के मुखिया की तरह बात करो जी। और केवल बोलने से पर्याप्त नहीं होता, करना भी पड़ता, धरातल में वो बात दिखनी चाहिए। हाँ। कि मैं बोल कुछ रहा हूँ और वास्तविकता कोई अलग रहेगी, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं। और मैं दूसरे बार जीता हूँ, इसका मतलब है कि मैं धरातल में जो बोलता हूँ वो करता हूँ। हाँ, तो कोई ऐसी नायाब डिमांड आपके क्षेत्र की किसी व्यक्ति की तरफ से आई हो जो आपको हमेशा याद रहेगी कि भाई इसने क्या पूछ दिया मेरे से, या क्या ऐसी मांग? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई मांग नहीं आया। कुछ बातें ऐसी होती है, जिस व्यक्ति को कुछ बातें ऐसी होती जो नियम विरुद्ध होता है। अब सामने वाला व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि ये नियम में नहीं है तो नहीं हो पाएगा। जैसे कोई गरीब आदमी गरीबी रेखा में जुड़ना चाहता है, लेकिन सरकार के मापदंड में वो गरीबी रेखा में आने की स्थिति में नहीं है। इसी तरह से कई कामें ऐसे होते हैं जो वास्तव में नियम विरुद्ध है, लेकिन सामने वाला उसको नहीं समझ पाया है, तो उसको अपन प्रेम से समझाते हैं कि शासन के नियम में आपका ये संभव नहीं है। तो आज के लोग सब समझते हैं, वो भी समझ जाते हैं कि विधायक जी ठीक बोल रहे हैं, और खुश हो जाते हैं। खल्लारी में 2 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, खल्लारी माता मंदिर है। इसको कभी आपने सोचा कि इसको एक बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है, टूरिस्ट हब बनाया जा सकता है, और इस दिशा में क्या काम अब तक हो चुका है, क्या करना बाकी है? आप इसकी कार्य योजना किस तरीके से देखते हैं, क्या विजन है आपका? देखिए, माँ खल्लारी, माँ चंडी माता का तो विकास वहाँ के ट्रस्ट के द्वारा भी व्यापक किया जा रहा है, लेकिन मैं अपने सरकार में उसको और अच्छे स्वरूप देने के लिए उस ओर आगे बढ़ रहा था। फॉरेस्ट से लेकर के पर्यटन विभाग, तो कुछ अधूरा रह गया। खल्लारी माता के लंबे समय से मांग थी रोपे की। मैं प्रयास किया, कमेटी समिति वाले प्रयास किए, रोपे लगाने में कामयाब हो गए। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि 3 साल चलने के बाद रोपे कंपनी के उनकी कुछ लापरवाही के वजह से रोपे टूट गया और हादसा हुआ, जिस बात का मुझे दुख है। हमने तो अच्छे नियत से लगवाया था, प्रयास किया था। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15 साल समिति के लोग प्रयास करते रहे, जनप्रतिनिधि करते रहे, और 2 बार घोषणा भी हुई कि रोपे लगाया जाएगा, लेकिन नहीं लगा था। लेकिन माँ खल्लारी का आशीर्वाद से वहाँ भी और विकास करेंगे, अच्छे स्वरूप आएंगे। तो और आगे अब जैसे हम भी जाते हैं, लगातार माता के दर्शन करने जाते हैं, और जो टूरिस्ट बाहर के स्टेट से, बाहर के राज्यों से आ रहे हैं, उनकी सुख सुविधा के लिए आगे का क्या प्लान है, क्या रोड मैप है? देखिए, उसमें जब भी मुझे इस सरकार में कुछ हो नहीं पा रहे हैं, जिस दिन दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो मैं खल्लारी वासियों को दिल्ली की सरकार के पैसे कैसे आते हैं और मंदिर कैसे सस्ता है,
प्रसाद योजना से इतनी धनराशि ला करके उसका विकास कराऊं दोनों का कि इतिहास में वो। कब बनेगी दिल्ली में सरकार? अगली सरकार हमारी है, हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और दिल्ली अभी तक दिल्ली सरकार में प्रसाद योजना है, जो इनके 12 साल के शासन काल में मात्र डोंगरगढ़ में 5-10 करोड़ पता चला है मेरे को। छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं आया। लेकिन मैं शुरुआत खल्लारी से करूँगा। जिस दिन दिल्ली में सरकार बनेगी तो चंडी माता और खल्लारी माता के लिए उनके जिस स्वरूप में और जितनी धनराशि लगे, ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि दिल्ली सरकार से लाएंगे। भाजपा सरकार ने आपकी जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी जब आपकी सरकार थी कांग्रेस की, गौठान योजना, उसको भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर बंद करवा दिया। इस पर आपका क्या पर्सनल स्टैंड है? क्योंकि आप भी कृषि के क्षेत्र से जुड़े हैं, बहुत करीब से, ग्रामीण अंचल से आते हैं, आपने बहुत करीब से इस योजना को जमीन पर, धरातल पर उतरते हुए और मेरे ख्याल से विधायक के नाते उतारते हुए भी आपने देखा ही होगा, अपने सामने देखा होगा। और उसके बाद जो कैग की रिपोर्ट आई और इसमें कमियां पाई गई, तो इस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की गौठान के प्रति उनकी नीयत साफ नहीं है। नीयत साफ का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा। गौ माता की रक्षा करो करके नारा दे करके ये यहाँ तक पहुंचे हैं। बाद में राम मंदिर लाए। गौ माता के लिए 15 साल में कुछ ही इस दिशा में काम नहीं किए। गौ माता की हत्या बंद करो, लेकिन रोकने के लिए कभी काम किए? गौ माता की हत्या बंद करो भारतीय जनता पार्टी की नारा है, शुरू में लगाए, अब नहीं लगा रहे हैं। लेकिन सही ये है कि ये लोग गौ माता की हत्या रुके ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि जिस दिन गौ माता की हत्या बंद हो जाएगी तो इनकी जो झूठे नारा है जिससे ये लोग वोट पा रहे हैं वो बंद हो जाएगी। तो हमारे सरकार में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी अच्छे नियत से गौ माता के लिए काम किए और लगभग गौ माता गौठान में ये परिस्थिति बन रही थी कि ये जो गौ माता की हत्या के लिए जो ले जाते हैं वो कहीं न कहीं बंद खात्मा की ओर था। जब गौ माता गौठान में उनको जगह मिल गया, रहने लग गए, सड़क में गौ माता है ही नहीं, तो ये लोग जानबूझ करके गौठान को बंद किए। दूसरी बात, गौ माता के लिए जब हम लोग गौठान बनाए तो इनको खुश होना चाहिए। और गौ माता का हमारी सरकार को कितना आशीर्वाद रहा कि जब भी बेगा कब्जा कहीं भी पर हटाते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में एक उदाहरण ऐसा नहीं है कि 10 एकड़ 5 एकड़ कब्जा खाली करवाया गया, लेकिन कहीं पर लाइन ऑर्डर की स्थिति निर्मित नहीं हुई या पुलिस को लाठी चलाना पड़ा हो। लोग स्वतः गौ माता के लिए 10-10 भ्रष्टाचार के आरोपों पर क्या कहेंगे गौठान योजना में? देखिए, एक तरफ ये लोग बोलते हैं कि गौठान में आप कोई सरकार का कोई बजट दिए नहीं, तो फिर भ्रष्टाचार कहाँ से हुआ? भ्रष्टाचार तो इनकी सरकार में हुई है। हमारे सरकार में गोबर खरीदी में भ्रष्टाचार बोलते हैं। गोबर खरीदी में कहाँ से भ्रष्टाचार? भाई, स्व सहायता समूह वाले कंपोज खाद बनाते थे और वो सरकार को बेचते थे। तो जितना उन्होंने कंपोज खाद बनाया, बेचा, सरकार को दिया, अब उसको जब हमारी सरकार थी तो जब कंपोज खाद किसानों को दिया जा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते थे कि लादेन दे रही है सरकार। अब वर्तमान में किसानों को कैसे छला जा रहा है, बोलते हैं कि समाचार पत्रों में, मंच में 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी देंगे, जब खरीदने जाओगे तो 5 एकड़ के किसान को 3 बोरी। अब यूरिया डीएपी की कमी सरकार दे नहीं पा रही है तो जगह जगह सरकारी आयोजन करवा रहे हैं कि कंपोज खाद बनाइए, इस और आगे बढ़िए, इससे खेती कीजिए, कंपोज खाद। तो जब हम आगे बढ़े थे तो आप क्यों विरोध किए? सच्चाई ये है,
मैं इस बात को समझा हूं, इस सरकार की नीयत नहीं है कि किसान आर्थिक रूप से सक्षम हो। राजनीतिक मजबूरी के चलते हम 2500 को 2840 तक ले गए थे, 1800, इनके टाइम में 1870 था। इनको लग गया कि बेगर 3100 बोले हम कहीं नहीं रहेंगे, तो 3100 तो दे रहे हैं, ठीक है दे रहे हैं, लेकिन किसान को के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। किसान के घर में अधिकारी जा रहे हैं, जांच कर रहे हैं, उसको गलत नियत से देख रहे हैं, गांव में शर्मिंदित कर रहे हैं कि ये धान तुम्हारा नहीं है। पहली, दूसरा ये सब भी हो रहा है बराबर। इस साल तो हद पार हो गई थी कि किसान के धान को वो व्यापारी का धान है करके उसको सत्यापन, जबकि जितना एकड़ है उतना तो पैदावारी, खेत दिखाओ सब, मतलब एक आरोपी के ऊपर जैसा व्यवहार होता है वैसे धान बेचने के लिए हुआ है। और किसान इतना मुश्किल से धान बेचे हैं कि धान न बिकेगा करके भय से मेरे ही विधानसभा का एक किसान शुरुआत में भी ब्लड से अपने गला रेत लिए थे। मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। 3100 के दाम किसानों को दिया गया, लेकिन जबकि हम लोग 2840 आखिरी साल खरीदे थे, दिल्ली सरकार 170 बढ़ा चुकी है, तो 3100 से वो आगे जाना चाहिए। एक वो नुकसान। दूसरा क्या कर रहे हैं, डीएपी यूरिया से 2-3 बातें हो रही है। 10 एकड़ के किसान पिछले बार 1000 के ब्लैक की खाद को जोड़ोगे तो 40,000 रुपया उनको ऊपर लगा खेती में। दवाई की बात अलग, और सही समय में खाद बीज नहीं मिलने से उनका पैदावारी कम हुआ। तो ये सरकार चाहती है कि किसान धान कम बेचे, आर्थिक रूप से। जैसे रबी फसल में हमारी सरकार की धान उठाव में ऐसे नीति तैयार हुआ कि रबी फसल 2200-2300 में बिका। जब से ये सरकार बनी है तो रबी फसल में भी किसानों के साथ एक षड्यंत्र के तहत सरकार अंदर अंदर काम कर रही है आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए। पहले तो बिजली काट दिए, पहले बोले कि धान का फसल नहीं लेंगे। हमारी पार्टी डट के विरोध की। मैंने सदन में भी इस बात को बोला था कि अंग्रेज हुकूमत में भी ये तय नहीं किया था कि किसान क्या फसल लेंगे, स्वयं तय करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार तय कर रही है कि आप धान नहीं बोओगे। और हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी और हमारे दल के सारे नेता दल में सदन में इस बात का काफी डट के विरोध किए। उसका परिणाम रहा कि कलेक्टर, ये विरोध सड़क पर नहीं उतरा, सड़क पर भी विरोध किया आप लोग ने? सदन के विरोध के बाद ही सरकार बैकफुट में आ गई थी और सड़क पे जाना नहीं पड़ा। कलेक्टर आदेश वापस ले लिए थे। जो कलेक्टर आदेश जारी किए थे कि जो रबी फसल में धान लगाएंगे उनका वो काटेंगे, तो वो नौबत नहीं आया। हाँ। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग किसान आर्थिक रूप से कमजोर रहे, ये क्यों चाहते हैं? राजनीतिक मजबूरी में तो 3100 बोल बैठे। अब क्या कर रहे हैं, खाद ब्लैक में जारी है, तो 10 एकड़ के किसान का 40,000 50,000 ऐसे ही खाद हो गया। और उस खाद के व्यापारी के साथ सरकार की साठगांठ से इसमें भी व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है खाद में। दूसरी बात, रबी फसल में जो इनकम किसानों को होती थी वो अब जीरो की स्थिति में है। 10 एकड़ के किसान जो है वो कर रहे हैं 5 एकड़ में, क्योंकि पहले लोग धान पर मना किए, बाद में दूसरा रास्ता निकाल लिए, बिजली का वोल्टेज को कम कर देते हैं रबी फसल में। अच्छा, ट्रांसफार्मर उड़ गए तो 15 दिन महीना दिन देंगे नहीं। हाँ। और मेरे ख्याल से आपके विधानसभा क्षेत्र में ये लो वोल्टेज को लेके भी एक आंदोलन हम लोग किए थे, लो वोल्टेज का भी किए थे। तो उससे क्या है, किसान के पास 10 एकड़ का भी पानी का संसाधन है तो 5 एकड़ में आ गए। अब 5 एकड़ में आ गए तो दूसरा, अब 1600 रुपये में उनको बेचना पड़ रहा है। कहाँ 1600 और 2200, एक क्विंटल में 400 का अंतर।
तो 1 एकड़ में कितने का अंतर आया। और इधर लागत को जोड़ोगे तो रबी फसल में अब किसान के पास कुछ नहीं बच रहा है। अंतोगत्ता सरकार की नियत है किसान आर्थिक रूप से सक्षम मत हो। और लेकिन विधायक जी, धान में 3100 रुपए का जो बोनस था और महतारी वंदन योजना, ये 2 अनाउंसमेंट को लेकर भाजपा ने छत्तीसगढ़ में आपको पटकनी देके सरकार बना ली। अब जो अगला चुनाव आएगा 2028 में, इसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? क्या आप इस अमाउंट को, इस आंकड़े को बढ़ाएंगे? महतारी वंदन योजना में जो राशि है दूसरी योजना के नाम से, आप उसमें पैसा डालेंगे, या कोई स्ट्रक्चरल चेंज आप करेंगे, या आपके पास कोई और बेहतर मुद्दा है जिसको लेकर आप सोचते हैं कि जनता का दिल इस तरीके से जीता जा सकता है? आप क्या करने वाले हैं? क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, सरकार ने जो धोखा किया है बेरोजगारों के साथ, बेरोजगार इनके खिलाफ पे हैं। हमारी पार्टी में तो बाद में मैं आऊंगा। किसानों के साथ जो अन्याय हो रही है, हम विपक्ष में हैं, कांग्रेस तो विपक्ष की भूमिका निभा रही है और लड़ रहे हैं सदन और सदन तक। किसान भी विपक्ष में है, किसान भी मुद्दा है। आप किसान को भी विपक्ष की भूमिका में मान के चलिए। व्यापारी विपक्ष की भूमिका में हैं, बेरोजगार हैं, किसान हैं, अधिकारी कर्मचारी भी विपक्ष के भूमिका में हैं। इनसे इतने नाराज हैं कि जो विपक्ष की भूमिका हम निभा रहे हैं वो स्वयं भी निभा रहे हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता खुद पार्टी के पक्ष में नहीं, चंद लोगों को छोड़ दीजिए, आप सर्वे करा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कितना संतुष्ट है सरकार से। क्योंकि सरकार ऐसा कोई काम ही नहीं कर पा रही किसी के लिए जिससे वो खुश रहे। पहले ये तो हो गई मौजूदा सरकार की बात। अब जरा आप अपनी पार्टी पे आ जाइए। हमारी पार्टी का तो देखिए, हम लोग जब चुनाव मैदान में आएंगे तो वैसे ही आएंगे जैसे 2018 में इनको 15 में रोके थे। इस टाइम शायद 8, 9, 10 उसी में रहेंगे लोग। स्ट्रैटेजी क्या होगी? अब इतना पहले बोलना उचित नहीं है। चलिए पार्टी को छोड़ दीजिए, आप निजी तौर पर बताइए कि क्या फ्रीबीज के पक्ष में आप हैं, और क्या अगर आपकी अगली बार जो मैनिफेस्टो आता है, जो आपका घोषणा पत्र आएगा, उसमें आप जैसे महतारी वंदन योजना के तहत जो धनराशि अभी भाजपा दे रही है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग योजना के नाम से ये चल रही है और सरकार बन भी रही है, तो क्या आप इस राशि को बढ़ाएंगे, अलग योजना लेकर आएंगे जिसमें पैसे की बात निकलेगी? निजी तौर पर आप क्या सोचते हैं कि इसे कंटिन्यू करना चाहिए या बंद हो जानी चाहिए? देखिए, महतारी वंदन की बात मैं बोलना चाहता हूँ। महतारी वंदन में ये सरकार, जैसे आम भाषा में लोग बोलते हैं कि चुनाव के समय 3000 कर देंगे, ये चर्चा चलते रहती है। लेकिन महतारी वंदन की असलियत धरातल की बात मैं आपको बताता हूँ। महतारी वंदन में कहीं पर घोषणा पत्र में ये नहीं लिखा गया था, या इन्होंने मंच में ये नहीं बोला कि जो वर्तमान में महिलाएं हैं उन्हीं को देंगे हम। उन्होंने तो मुख्यमंत्री और कलेक्टर की पत्नी तक की बातें कही गई। लेकिन क्या जब 18 साल का कोई युवक युवती 18 साल में प्रवेश करता है तो मतदाता बन जाता है जी। या आप जिस चीज में जो डिग्री लेते हैं उस डिग्री को पाने के बाद आप उस डिग्री के हकदार हो जाते हैं। तो जो बहनें शादी कर रही हैं, कर ली, अब 3 साल हो जाइए, सामान्यतः ग्रामीण अंचल की बात बता रहा हूँ, गर्मी के बाद ग्रामीण अंचल में शादी नहीं होती, तो आप शादी का भले 2.5 साल सरकार की है, लेकिन शादी का जो औसतन ज़्यादातर मई तक के ख़त्म हो जाता है। 3 साल मान लीजिए, लेकिन 3 साल के जितनी बहनें दीदियों का शादी हुई है उसमें से एक को महतारी वंदन नहीं मिला है। और प्रदेश में इसकी संख्या कितनी होगी? 1 साल में कितनी बहनें महिलाएं बन रही हैं, उनको कैसे छला गया है। और महतारी वंदन में आप 1000 दे रहे हैं और बिजली बिल स्मार्ट मीटर से कितना ले जा रहे हैं। महंगाई की स्थिति देख लीजिए। दूसरी सवाल आपका कि हमारी घोषणा पत्र क्या रहेगा।
हमारा घोषणा पत्र सर्वविदित है। जिस मंच पे या कहीं भी जाते हैं हमारे राहुल गांधी जी, हमारे घोषणा पत्र में हर वर्ग के लिए रहेगा। जो मोची भाई जूता में पॉलिश लगाता है उसके हित में भी सोचा जाएगा, क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी का स्पष्ट है कि कोई भी वर्ग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सरकार हमारी नहीं है। कर्मचारी भाइयों को भी लगना चाहिए, पत्रकारों को भी लगना चाहिए, और बेरोजगारों के लिए भी लगना चाहिए। जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी लगना चाहिए, जो महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको भी लगना चाहिए, जो हॉस्टल में हैं उनको भी लगना चाहिए। कोई कारणवश कोई भाई विकलांग है तो विकलांग को भी लगना चाहिए, जिसकी स्वास्थ्य खराब है उसको भी लगनी चाहिए। सरकार हमारी है। तो हमारा घोषणा पत्र ऐसा ही रहेगा जो राहुल अभी से सर्वविदित है, जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं हर वर्ग को। महिलाओं के खाते में क्या जो अभी मौजूदा सरकार जो आंकड़ा बता रही है या दे रही है, उससे ज्यादा का प्रॉमिस आप करेंगे या नहीं? या निजी तौर पर आपको लगता है कि भाई ये मुफ्त की रेवड़ियों का जो कल्चर है, जो धनराशि दी जाती है, इससे बचना चाहिए हमारी पार्टी? देखिए, तरीका कुछ भी हो, लेकिन इनके जैसे हम लोग छलावा नहीं करेंगे। हम लोग 2500 में धान खरीदने की बात बोले थे, आपको याद होगा। पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि रिकॉर्ड में वो 1870 में बेचे थे, जब चुनाव का दरमियान, अब मतगणना के पहले किसान। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद अंतर की राशि को भी 1870 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खरीदी हुई थी। लेकिन जब हमने वादा किया था कि 2500 देंगे, तो जो 1870 में अपना धान बेचे थे उनको भी 2500 दिए, और कर्जा माफी 1 एकड़ का किसान का भी हुआ, 100 एकड़ के किसान का भी। पहली बार हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद ऐसा कर्जा माफी हुआ है। हम लोग की कर्जा माफी की अंतर और भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री 16 उद्योगपतियों की जो जितनी धनराशि कर्ज माफ किए हैं, उतने में पूरे हिंदुस्तान के किसान के कर्ज माफ हो सकता था। लेकिन वो उद्योगपति कर्ज माफ किए, और हम ये बातें जो आप कह रहे हैं, ये जो जिस तरीके से विरोध करते हैं, लगातार कांग्रेस पे और आलाकमान पर भी ये आरोप लगते हैं कि कांग्रेस की जो विरोध की राजनीति है वो सिर्फ ट्विटर तक सीमित रह गई है। जो जनता के बीच में जाके जिस तरीके से विरोध करने की जरूरत है, जैसा आपके नेता भूपेश बघेल ने किया था कि खाबो लाठी जाबो जेल, हमारे नेता भूपेश बघेल, बहुत फेमस नारा हुआ। उसके बाद सरकार बनी तो उसका रिवॉर्ड भी पार्टी ने उन्हें दिया, मुख्यमंत्री का पद दिया। उस तरीके का जन आंदोलन कहीं देखने को मिलता नहीं है। क्या ट्विटर पर मुद्दे दर मुद्दे जो पॉलिटिक्स हो रही है, या ट्विटर पर एक ट्वीट कर देने से जनता का जो नजरिया है आपकी पार्टी के खिलाफ वो बदलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग दुष्प्रचार करते हैं। कांग्रेस पार्टी को आंदोलन के विषय में, जो कांग्रेस अंग्रेज हुकूमत से लड़ ली, और कांग्रेस पार्टी के हमारे इतिहास या हमारे जो रणनीति है, जिसमें अंग्रेजों से कांग्रेसी जब लड़ के आज़ाद करा सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी है। ये दुष्प्रचार है। भारतीय जनता पार्टी हमारे आंदोलन को, उनकी कई अलग अलग विंग है, आरएसएस का जी, जो प्रसारित करता है। आज हमारी संगठन, मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, लगातार 2 दिन हम पत्रकार वार्ता लिए हैं। इस महीने में 5 बार हम लोग सड़क में भी आ चुके हैं, मीडियम भी आ चुके हैं, बिजली दफ्तर का घेराव भी कर चुके हैं। इसको कैसे वो ट्विटर बोलते हैं? ये उनका एक विंग है जो कह रहा है कि ट्विटर तक सीमित है। हाँ, जबकि धरातल में हम मैदान में हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात का एहसास रहना चाहिए कि हमारी काम करने की तरीका, हमारी पार्टी की नीति, आंदोलन के विषय में, जहाँ पर आंदोलन करने का अधिकार नहीं था, उस प्रवेश में देश को आज़ादी दिलाने के काम कांग्रेस किए। तो इस बार भी एकदम पुरजोर तरीके से आप आंदोलन करेंगे। और 2.5 साल हो चुके हैं
भाजपा की आपको मैं सरकार की? महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ जी। एक होती है कि आंदोलन करके लोगों को जगाना या आंदोलन के माध्यम से उनके मन में लाना। जी। लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिति, मैं पहले ही बोला, विपक्ष में तो कांग्रेस है ही, हम तो लड़ रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी किसान स्वयं इनके विरोध में है। आप उनको भी विपक्ष में मान सकते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है, हर पेपर जो लीक हो रहा है, बेरोजगार युवा साथी साल भर मेहनत करते हैं, आज नीट पेपर के मामले देखिए। विधायक जी, हम ना ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच लगातार जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि जनता के बीच में रोष है, आक्रोश है, और कई मुद्दों को लेकर वो परिवर्तन चाहते हैं। पर जैसे ही हम राहुल गांधी का नाम लेते हैं या जैसे ही हम कांग्रेस का नाम लेते हैं, एक तरीके से वो बैकफुट पर आ जाते हैं। तो जनता के बीच में जो रोष और आक्रोश है, उसको भुनाने में कांग्रेस और कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, उस पर जो जनता का भरोसा है, वो अभी कहीं ना कहीं उतना मजबूती से आ नहीं पा रहा है। इसके लिए क्या सोचा है आप लोगों ने? ये सरासर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दुष्प्रचारित किए थे। मेरा दावा है राहुल गांधी इतना ईमानदार और राहुल गांधी इतना पढ़ा लिखा और राहुल गांधी इतना देश के हित में सोचने वाला, देश के लोगों के हित में सोचने वाला कोई भी नेता नहीं है। राहुल, आज परिस्थिति अलग है। अब लोग ये बोलने लगे हैं कि मोदी जी केवल 56 इंच की बात करते हैं। एक भी नीति ऐसा नहीं है जो अमेरिका जो चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जी हर चीज में पहले से आगाह किए हैं। अगर राहुल गांधी जी के हिसाब से सरकार चलती, न इस देश में महंगाई होती, न अमेरिका के सामने झुकना पड़ता। कोरोना के समय राहुल गांधी जी बोले कोरोना का संकट भारत देश में आएगा। अभी पेट्रोल डीजल के ऊपर से बोले ये आएगा। अनेकों बातें हैं जिसको जनता समझने लग गई है। सच बात का अगर कोई बोल सकते हैं तो केवल और केवल राहुल गांधी हैं। और देश को बेचा जा रहा है, उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। अगर उसका पूरे देश में, विपक्ष में तो और बहुत सारे दल हैं, केवल कांग्रेस नहीं है, लेकिन जिस उद्योगपतियों के खिलाफ और सरकार नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई लड़ रहे हैं तो मात्र हमारे नेता राहुल गांधी हैं। इस बात को देश की जनता जान रही है और ईमानदार नेता के रूप में जान रहे हैं, न कि देश की प्रधानमंत्री के जी जैसे उद्योगपति मित्रों को देश को सौंपने का काम कर रहे हैं, जिसका विरोध राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इस बात को जनता बखूबी समझ रही। आप भी जाते होंगे, लोगों के बीच बातचीत करते होंगे, और ये सारा फीडबैक जो हमें मिलता है शायद आपको भी मिलता ही होगा। कभी ऐसा नहीं लगा कि राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी जी को भी पोर्ट्रे करके देखा जा सकता है, या लीडरशिप में एक परिवर्तन से, महिला के हो जाने से कोई एक एज आपको मिल सकता है? इस बारे में चर्चा होती है कहीं गलियारों में, अंदर खानों में कांग्रेस? आपको सही बात बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पर अपनी कुछ न कुछ दिशा मोड़ने के लिए, राहुल गांधी जी जितना पदयात्रा किए हैं देश में, शायद महात्मा गांधी के बाद या बराबर या बाद कम हो ज्यादा हो, पहले नेता हैं। राहुल गांधी जी इतने योग्य नेता हैं। और प्रियंका और राहुल की बात है तो प्रियंका दीदी खुद बोलती हैं मेरे लिए मेरे भाई सब कुछ हैं, और दोनों मिलके कर रहे हैं। अलग क्या है, दोनों मिलके कर रहे हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी जी की इस बात को आप समझिए, वो देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, और देश के लोगों के हित को समझने के लिए कूली जब बैग उठाता है तो उसको कितना मेहनत करना पड़ता है और कैसे कष्ट होता है, उसको स्वयं उठा के देख रहे हैं। मोची के दुकान में जाते हैं, वो जूता पॉलिश करता है तो कितना समय लगता है, और उसकी मेहनत के बाद उस एवज में कितना उसको पैसा मिल रहा है, उसको भी अध्ययन कर रहे हैं। समुद्र में, तालाब में मछुआरा जाल चला रहा है, उसको कितना मेहनत
लग रहा है, उसके एवज में उसको कितना मेहनत का धनराशि मिल रहा है। वहीं पर मजदूर खेत में रोपा लगाता है, फसल काटता है, तो व्यापारी के पास जाता है, उसके व्यापार की समस्या सुन रहे हैं। नौकरी वाले भाई के पास जाता है तो उनकी समस्या सुन लिए हैं। द्वारकाधीश जी, मैं मुद्दे कौन से उठाए जा रहे हैं इस पर सवाल नहीं कर रहा, मैं सवाल इस पर कर रहा हूं कि मुद्दे उठाने की टाइमिंग, जब पूरा देश नीट की परीक्षाओं को लेकर व्यथित था और लगातार ये बातचीत निकलकर सामने आ रही थी, और इसके पहले भी जो कई बड़े मुद्दे हुए, चाहे रेल हादसों की बात कर ली जाए, राहुल गांधी का स्टैंड थोड़ा सा टाइम के विपरीत दिखता है। अंडमान निकोबार चले गए अचानक वो, और वहां पर उन्होंने पत्रकारों को ये कह दिया कि अभी मैं किसी दूसरे मुद्दे पर बात नहीं करूंगा, मैं अंडमान निकोबार के बारे में बात करूंगा। तो ये जो मुद्दों की पॉलिटिक्स है, ये जो आपको नहीं लगता कि संगठित होकर आपके नेता को भी आपकी पार्टी सुनिए ना, राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर से मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि हमारे राहुल गांधी जी इतने होशियार और होशियार लीडर हैं और इतनी बौद्धिक क्षमता है, और चूंकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो वो इतने बड़े लीडर हैं। जिस बात को आप विलंब बोल रहे हो सकता है उसी समय को वो उचित समझे होंगे जी। तो उनकी नेतृत्व शैली है, और नो डाउट उसकी नेतृत्व शैली में ही, और उनकी देखिए उनके पदयात्रा का परिणाम और उनकी नेतृत्व का परिणाम, हम 40 से 100 गए और मोदी जी कहाँ से 240 में आए जी। मतलब साफ है कि राहुल गांधी जी की मेहनत से संगठन और काफी मजबूत हो रही है। और अभी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो क्या एजेंडा होने वाला है आपके नेताओं का, आप लोग का? छत्तीसगढ़ जो आ रहे हैं, चूंकि मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ जी, तो जिला कांग्रेस कमेटी में 10 दिन का परीक्षण है, जिसमें एक दिन राहुल गांधी जी भी जिला अध्यक्षों को संबोधित करेंगे और उस संबोधन में बताएंगे कि हमको जिला में कैसे संगठन तैयार करना है और कैसे लड़ना है। राहुल गांधी जी एक ही बात बोल रहे हैं, जिस किसी के साथ अन्याय हो उसके साथ हमारे संगठन प्रमुख और कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखना चाहिए। वो चाहे सरकार अन्याय करे, चाहे कोई भी अन्याय करे, किसी भी तरह के उनके अन्याय। फायदा मिलेगा यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ में जो आने वाले चुनाव है राहुल गांधी जी के अभी आने से? राहुल गांधी जी के आने का परिणाम ही पिछले बार एक ही भाषण पहले शुरू में महासमुंद में हुआ था, उसी जिले से हूं मैं जी। महासमुंद जिले के चारों सीट और छत्तीसगढ़ में वहीं से हवा बही कि अगर 10 दिन के अंदर किसानों की कर्जा माफ नहीं होती है तो कोई भी सीएम रहे मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। और उस भाषण का परिणाम ये रहा कि समूचे छत्तीसगढ़ में किसानों के बीच ऐसी हवा गई कि 15 साल की सरकार केवल और केवल 15 माह को रुके थे जी। तो राहुल गांधी जी के भाषण का कई बार ऐसे भी असर हुआ है। अब 2.5 साल बच गए हैं चुनाव में जी। 2.5 साल का कार्यकाल जो हो चुका है सरकार का, आप लोग की क्या तैयारी है? और दूसरा सवाल ये कि भाई सरकार में रहें, भाई आला कमान की टॉप लीडरशिप की हमने बहुत बातचीत कर ली, आपके जो राज्य की जो टॉप लीडरशिप है, सरकार में रहें चाहे सरकार में ना रहें, बहुत ज्यादा टकराव, गुटबाजी देखने को मिलती है। अभी भी हाल ही में आपने देखा होगा दीपक बैज और टीएस बाबा के बीच जो बयानबाजी हुई, आपका क्या स्टैंड रहता है ऐसे बयानों को लेकर? देखिए, अब प्रदेश स्तर के ऊपर मैं नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन आप जिसको टकराहट के रूप में देख रहे हैं, हाँ। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और टीएस महाराज दोनों एक साथ आमरण अनशन में बैठे जी, और दोनों एक साथ आमरण अनशन तोड़े, तो उसको आप ये क्यों नहीं देखते कि दोनों एक हैं? तो बात की बात है ना, उसके पहले जो टकराव, जो बयान पहले भी टीएस बाबा और दीपक बैज एक दूसरे को केंद्र की राजनीति के बारे में बता रहे थे, और ये जो बयान वो टकराहट नहीं है जी, वो अपनी बात बोले थे। जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से पत्रकार वार्ता में पूछे कि टीएस सिंहदेव जी दौरा कर रहे हैं, तो क्या जवाब था?
नेता दौरा नहीं करेगा तो और क्या करेगा? दौरा नहीं करेगा तो आप बोलोगे दौरा नहीं कर रहे हैं, और दौरा कर रहे हैं तो आप प्रश्न कर रहे हैं। नेता तो दौरा करेंगे ही। तो ये कोई टकराहट नहीं है। हालांकि प्रदेश नेतृत्व वाले में मेरे से आप सवाल मत करिए, लेकिन 100% ये सही है कि हमारे पार्टी में कोई टकराहट नहीं। हाँ। और सब एक होकर के लड़ेंगे। हाँ। और तय है 2028 और 29 दोनों कांग्रेस की रहेगी। दोनों कांग्रेस का होगा। चलिए, आप 2 बार से विधायक रह चुके हैं और इस क्षेत्र में लगातार आप कार्यरत हैं। अब आने वाले साल में 2028 के जो चुनाव में आप जब उतरेंगे, तो क्या आप विजन लेकर उतरेंगे? क्या आप अपना काम गिनाएंगे? ये जरा बता दीजिए। और इसके बाद क्या बचा है, क्या पेंडिंग रह गया है खल्लारी में करने के लिए? आपका विजन क्या है, वो जरा बता दीजिए। देखिए, विकास तो सतत प्रक्रिया है, ये होते रहेगा जी। जनता की जो जो मांग रहेगी वो पूरा करेंगे, लेकिन सरकार की पहली प्राथमिकता जो है स्वास्थ्य शिक्षा होनी चाहिए। जितना कराए हैं उसको और आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद अधोसंरचना में सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, सड़कें और सिंचाई में नहरें अच्छी हों। देखिए, नया बांध बनाना अब वह उपयुक्त स्पॉट भी नहीं मिलता और बहुत कम होता है। तो जो पुराने मेरे क्षेत्र में इतने बांध हैं पर्याप्त, कांग्रेस सरकार में बहुत बांध बने हैं, उन्हीं को भी अगर अपन अच्छे से कर देते हैं तो बहुत सिंचाई रकबा बढ़ सकता है। और हर क्षेत्र में काम करेंगे कि खिलाड़ियों के क्षेत्र में पिछले बार काम किए थे, 2 स्टेडियम बनाया, ऐसी लाइटें लगाया कि आपके रायपुर के स्टेडियम में रात में खेलते हैं वैसे खेलते हैं वहाँ। तो हर क्षेत्र में काम करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जनता जैसे चाहती है वैसे काम करना चाहिए। ठीक है। सरकार बनी तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? ये तो आला कमान के विषय रहता है। ये यहाँ तक आपको मेरे पूछना भी नहीं चाहिए, वो तो आप भी जान रहे हैं। भाई, आला कमान जिसको प्रदेश के नेतृत्व सौंपेंगे वो हमारे नेता होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है। लेकिन मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही होगा। मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही होगा। जाते जाते एक 10 सवालों का रैपिड फायर, इससे आपको नहीं बचना है। ये आपकी जो निजी विचार होंगे इसको आप जरूर जवाब दीजिएगा। जल्दी, तेजी से जवाब देना है। 10 सवाल होंगे और जो भी आपको उचित लगे तुरंत आप जवाब दीजिएगा इसमें। कांग्रेस के टॉप 5 नेता भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के अलावा छत्तीसगढ़ में। टॉप 5 तो आप बता ही दिए। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के अलावा कांग्रेस के टॉप 5 लीडर्स छत्तीसगढ़ में जो आपको लगते हैं। भाई, अपना प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, नेता प्रतिपक्ष जी हैं जी, और अपना नाम भी ले सकते हैं। नहीं, मैं हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं। जी, 5 तो हो गए। नहीं, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव तो टॉप लीडरशिप का हिस्सा हैं, हम जानते हैं। उनके अलावा उनके अलावा जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, नेता प्रतिपक्ष जी हैं, जी, ये तो है ही। जी। खल्लारी की राजनीति या रायपुर में मंत्री पद? देखिए, मंत्री का पद तो स्वयं का रहता नहीं, ना जनता बनाती। ये तो पार्टी आला कमान और मुख्यमंत्री को विशेष अधिकार होता है। अमित शाह या मोदी, कौन बेहतर नेता है? अमित शाह या मोदी, दोनों में बेहतर नेता कौन है? ये दोनों बेहतर के श्रेणी में आते ही नहीं, वो उसके आसपास नहीं जाते। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में बेहतर नेता किसे मानते हैं आप? दोनों बेहतर है। दोनों बेहतर है। टीएस बाबा और भूपेश बघेल में बेहतर नेता कौन है? दोनों बेहतर है। कांग्रेस और भाजपा में अंतर क्या है? कांग्रेस विचारधारा से चलती है, भाजपा फूट डालो शासन करो की नीति अपनाती है, और कांग्रेस देश में समानता चाहती है, भाईचारा चाहती है। कांग्रेस के ऐसे 2 मजबूत पॉइंट्स जिससे भाजपा को सीख लेनी चाहिए? भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता। भाजपा के ऐसे 2 पॉइंट्स जिससे कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए? कोई ऐसे पॉइंट नहीं है जिसको कांग्रेस सीखे। कोई भी नहीं, एक पॉइंट भी नहीं है? कोई भी। अच्छा,
अब चलिए, मुखिया वाली बात तो हो गई, विधायकी और किसानी के इतर आपके 3 शौक क्या हैं? देखिए, मैं खेती भी किया हूँ, वो मैं आपको बताना नहीं चाहता। मैं हायर सेकेंडरी के बाद 2-3 साल खेती भी किया हूँ। जी। खेती भी पसंद है, विधायकी भी पसंद है। और इसके अलावा? अगर विधायक और किसान हुँ। के अलावा आपसे आपके 3 शौक पूछे जाएँ, तो वो 3 शौक क्या होंगे? अब शौक तो जनता की सेवा के बाद और दूसरा शौक नहीं रखता। मैं तीसरा में नहीं जाना चाहता। हाँ। तीसरा शौक भी है तो उसको त्याग करना चाहता हूँ और मैं जनता की सेवा में ही रहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ द्वारिकाधीश यादव। अगर आपको ये इंटरव्यू, ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बड़े ही निर्भीक तरीके से, बड़े ही बेबाक तरीके से इन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया और उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे कि आप इसी प्रकार हमारे सवालों का जवाब देते रहें। एक बार फिर से आपको बता दूँ कि द्वारिकाधीश यादव जी वो नेता हैं, वो विधायक हैं, जो एक लहर के बावजूद लगातार 2 टर्म से खल्लारी से विधायक हैं और कोई ऐसे-वैसे मार्जिन से नहीं है। मेरे ख्याल से पहली बार में आप जी। 57,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे और दूसरी बार में 37,000 से ज़्यादा के मार्जिन से ये जीत चुके हैं। यानी कांग्रेस में जो सेकंड सबसे बड़ा मार्जिन था, वो इन्होंने अचीव किया था। जनता की सेवा के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। 800 करोड़ से ज़्यादा का काम करवाना कोई मज़ाक बात नहीं है। इनके जो सवाल-जवाब थे, जो इन्होंने जवाब दिए, वो अगर आपको पसंद आए हों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार अलग-अलग लोगों से, अलग-अलग शख्सियतों को हम लेकर आते रहेंगे। इसके लिए आईबीसी 24 डिजिटल को, आईबीसी 24 को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का। धन्यवाद।